अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हो बच्चों, ठीक हो? जी सर। अच्छी बात है, अच्छी। अच्छा, कल हमने क्या, लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की एक एक्सरसाइज कर ली थी 1A। ठीक हो गया? जी। उसमें कोई क्वेश्चन आपको, कोई ऐसी चीज जो आपको हेडेक दे रही है? नो सर। अच्छा, आज हम उसी का थोड़ा सा एडवांस लेवल करेंगे क्वेश्चंस का, क्योंकि पहले हम जी। क्या वो हमने नॉर्मल लेवल के, नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस किए। उसमें आज हमने थोड़ा सा एडवांस करना है। ठीक है? अब फर्ज करो, जी। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इंटरमीडिएट लेवल में है हम, थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा लिटिल बिट, ज्यादा नहीं। आपसे कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ। अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ किस चीज की? नंबर ए। आपसे कह रहे हैं 10 kg। अब देखो क्वेश्चन को जरा गौर से समझना। 10 kg ऑफ टी, आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है 10 kg ऑफ टी लीव्स व्हेन 3 kg टी लीव्स कॉस्ट $18। यानी 3 kg जो है उसकी 18 है, आपने 10 kg की कैलकुलेट करनी है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन 3 मेथड से हो सकते हैं। नंबर 1, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 में हमारे पास हम सिंपल सा एक छोटा सा काम कि हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर जो हमारी पॉसिबिलिटीज होती हैं वो ये होती है कि पहले हम ये डिसाइड करें कि हमारा जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गया? अब फर्ज करो मेरे पास ये जहन में आ रहा है कि भैया अगर 10 kg लीव्स होंगी, 3 kg की अगर लीव्स की प्राइस जो है वो 18 है, तो इसका मतलब ये है अगर केजीज बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगी। यही मीनिंग हुआ ना इसका? जी। तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केजी। अब कॉस्ट इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट इनटू केजी। अब कॉस्ट के और केजी इधर आ गया, के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। कॉस्ट कितनी है? 18 है, ये रही हुई है। केजी कितना है? 3 है, तो 18/3। तो के की वैल्यू आ गई 6। अब इसमें सी इज इक्वल के इंटू के जी। तो के की वैल्यू है 6। अब उसने कहा के जी है 10, तो के जी हो गई 10। कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट हो गई आपके पास 6 टेंजा 60। $60। तो ये आपका आंसर आ गया। पहला मेथड ये रहा। ठीक हो गया? जी। मेथड नंबर 2। अब मेथड नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं सेम यही चीज, तो कॉस्ट एंड केजी। कॉस्ट कितनी है? 18 है। केजी कितना है? 3 है। कॉस्ट हमें नहीं मालूम, केजी कितना है? 10 है। वी ऑलरेडी नो डैट कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3x इज इक्वल्स टू 18 इंटू 10। ये 3 यहां से यहां चला गया तो डिवाइड बाय 3 हो गया। करके देखो क्या आ रहा है आंसर। 60। 60। तो देखो इसका भी वही आंसर आ रहा है, इसका भी वही आंसर है, दोनों तरीकों से सेम आंसर आ रहा है। जी। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसका एक और तरीका भी है जो हम बड़े अरसों से करते आ रहे हैं, आप छोटी क्लासेस में भी करते आ रहे हो, तो अगर आप उससे भी कर लोगे तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है? वो कौन सा तरीका है?
जरा आप देखना बेटा, मेथड नंबर 3 हम देखते हैं। आपके पास लेट सपोज यानी अगर मैं कहूं कि केजीज हैं, तो अगर मैं 1 केजी की प्राइस कैलकुलेट कर लूं, ठीक हो गया। यानी अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि जी मेरे पास, उसने मुझे कहा है कि कॉस्ट ऑफ 3 केजी, मेथड नंबर 3 है, इक्वल्स टू $18। कॉस्ट ऑफ 10 केजीज मुझे नहीं पता। तो अगर मैं ऐसे करूं कि कॉस्ट ऑफ 1 केजी कैलकुलेट कर लूं, कॉस्ट ऑफ 1 केजी कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय केजी, तो 18 डिवाइडेड बाय 3। क्योंकि देखो अगर करो आपके पास, आप गए 3 बुक्स आपने दी, उसके लिए आपने दे दिए 18 रुपीज, 3 जी। बुक 18 रुपीज दिए। तो ये बताओ एक बुक कितने की आई, तो आप क्या करोगे, 18 डिवाइडेड बाय 3, सिंपल सा 3 करो, तो ये हो जाएगा 6 आपके पास 6। यानी $6 जो है वो कॉस्ट है 1 केजी की। अब आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ 10 केजीज, तो 10 इंटू 6, क्योंकि 1 केजी 6 का है। यानी अगर यहां पर आपके पास आ गया 6 और आपको कहे कि जी अब 10 बुक्स की प्राइस निकालो, तो 10 बुक्स की प्राइस हो जाएगी 10 इंटू 6, तो ये आपके पास आ गया 60। तो देखो ये जी। आपके पास 60 आया, ये भी आपके पास 60 आया, मेथड नंबर 1 भी 60 आया। तो तीनों मेथड हैं आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। अर्जी आपकी है, आपको जोन सा मेथड आसान लगे वो आप कर। ठीक हो गया। जी। से जो मैं प्रेफर करता हूं वो ये वाला मेथड है, क्योंकि ये सिंपल सा है और जल्दी हो जाता है। जी। तो अब आपने जो मेथड भी करना है वो आपके ऊपर है, ठीक है बेटा। जी। अच्छा, अब क्वेश्चन है पार्ट बी। इसका पार्ट बी आपसे कह रहा है, जरा पार्ट बी को समझो कि क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं ए केजी ऑफ शुगर, प्राइस कैलकुलेट करनी है ए केजी ऑफ शुगर, अमाउंट नहीं दी गई, ए केजी दिया गया। व्हेन केजी ऑफ शुगर कॉस्ट $C, यानी ABC दिया हुआ है, तो सेम उसी तरह कॉस्ट एंड केजी, आंसर में कॉस्ट एंड केजी। अब वो है C, उसका केजी कितना है, वो है B। फिर कैलकुलेट क्या करना है, ए केजी की कॉस्ट कैलकुलेट करनी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट, यानी जो x है ये क्या है, ये है कॉस्ट ऑफ ए, तो कॉस्ट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई वो बी यहां आ गया ना, बी यहां पर आया फिलहाल, इज इक्वल्स टू ए सी। अब ये बी यहां से उठा के इधर ले आओ, तो आपके पास हो गया कॉस्ट ऑफ ए के जी इज इक्वल ए सी अपॉन बी, आपका आंसर। क्लियर है? जी। अच्छा बच्चा, आप ये समझने की कोशिश करो, ये जो मैंने अभी करवाया है ना, ये आप बेसिकली एक इक्वेशन बनी है, यानी आपने जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस इक्वेशन में पुट करने होते हैं। पीछे चले जाओ, जो बैक साइड पे आपने क्वेश्चन किए वो भी इसी तरह थे, बट उसमें वैल्यूज थी, यहाँ ए बी सी है सिर्फ, बस। क्लियर होगी बात? यस। अच्छा, अब जो अगला क्वेश्चन है बेटा, उसको थोड़ा सा सोच समझ के करना है हमने, क्योंकि उसमें अपॉन है। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 5/9 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल
हैज अ मास ऑफ 7 kg। अब जरा गौर से देखो, उसने कहा है 5/9, मीन टोटल 9 पीसीज हैं, उनमें से 5 पीसीस का वेट जो है वो ये है। 5/9 का मतलब ये हुआ कि टोटल पीस, एक मेटल पीस है उसका 5/9, यानी फर्ज करो फॉर एग्जाम्पल ये टोटल मेटल है, ठीक हो गया। अब इसका वेट मुझे नहीं पता कितना है, अब इसका एक छोटा सा पार्ट मैंने ले लिया 5/9, मतलब इसको मैंने 9 पीसेस में कन्वर्ट किया, 5 6 7 8 और ये 9, तुमने 9 पीसेस में कन्वर्ट किया, 9 पीसेस में से 5 का वेट जो है वो इतना है। समझ आ गई बात की? जी। फिर आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द ऑफ 2/7 पीसेस। यानी अगर मैं इसी पूरे मेटल को अब 7 पीसेस में कन्वर्ट करूं, पहले 9 पीसेस में था, अब 7 पीसेस में मैंने कर दिया, तो अब बताओ कि इन 2 पीसेस का मास कितना होगा। समझ आ गई? जी। ठीक हो गया। अब हमारे पास सिंपल सा हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले तो सोचना है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जब तक हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तब तक हमारा क्वेश्चन नहीं हो सकता। होगी बात? जी। अब हमने रिकॉग्नाइज करना सबसे पहले, तो जब मैं रिकॉग्नाइज करूंगा तो कैसे करूंगा बच्चा? क्या मुझे पता है कि इस पूरे मेटल का मास कितना है? जी। नहीं। सर। जी नहीं बेटा, दोबारा से समझो, मैं दोबारा से क्वेश्चन समझा रहा हूँ, गौर से जरा समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है? इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी तवज्जो आपकी रिक्वायर्ड है यहाँ पे। फर्स्ट वो आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है एक पीस ऑफ मेटल है, ठीक हो गया, जी। पीस ऑफ मेटल है। अब पीस ऑफ मेटल ये आ गया, पूरा पीस ऑफ मेटल है। अब उसने कहा है इस पूरे पीस ऑफ मेटल का 5/9, 5/9 का मतलब ये होता है ना कि 9 टोटल पीसेस हैं, उसमें से 5 पीसेस, यानी इस मेटल को 9 पीसेस में कन्वर्ट करो। 9 पीसेस हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हो गए। जी। वो कह रहा है 5 पीसेस का 1 2 3 4 5, इन 5 पीसेस का मास 7 kg है। जी। आपसे ये कह रहा है कि भाई ये 7 पीसेस का मास जो है वो 5 पीसेस का मास जो है वो 7 kg है। ये जी। टोटल आपने 2/7 पीसेस का मास करना है। तो अगर 1 पीस का मास ले लूं, अभी हमने कहा था कि अगर मुझे 1 पीस का मास लेना है तो टोटल मास अपॉन पीस, यही करूंगा, यानी जो टोटल प्राइस थी डिवाइडेड बाय पीसेस, यानी 3 बुक्स की प्राइस थी 18, तो मुझे एक बुक की प्राइस कैलकुलेट करनी थी, तो 18/6 किया था मैंने, यही किया था।
जी यहाँ पर भी यही करना है। तो जब यही करना है तो टोटल मास है मेरे पास 7 kg, उसमें से कितने का है 5/9 का है, तो उसमें का मास कैलकुलेट करना है। तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, सिंपल मैं सबसे पहले लिख दूंगा मास ऑफ, ये मैं रब कर लूं पहले, मैं लिख दूंगा जी मास, क्या लिख दिया 5, आंसर में स्टार्ट कर रहा हूं 5/9 ऑफ पीस मास इक्वल्स टू 7 kg। डन हो गया। अ होल पीस मेटल मास इज 7/, ये वाली पूरी फिगर 5/9। क्लियर हो गया। ठीक। अच्छा, अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करते हैं, सॉर्ट आउट करने की जरूरत नहीं है, बट सॉर्ट आउट कैसे करते हैं, इसका मतलब है ये है 7, ये इसका पूरे है, उसका मतलब है 7 डिवाइडेड बाय 5/, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। जब ये रेसिप्रोकल हो जाता है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 9/5 हो जाता है। ठीक है, तो 9 7 63/5, इस पूरे की वैल्यू आती है 63/5। क्लियर हो गई बात। जी यहां तक क्लियर है कि दोबारा समझाऊं बेटा ये चीज। क्लियर है। अच्छा, अब वो आपसे कह रहे हैं 2/7 का पीस का, हमारे पास होल का मास ये आ गया, अब इसको निकालना है 2/7 का, यानी ये 1 का हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस हो जाएगा, तो 2/7 मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 63/5 इंटू 2/7। तो 63 टू जा कितना हो गया 6, 126/35 डिवाइड तो क्या आता है 3.6 0.6, तो आपके पास आ गया 3.6 kg, 3.6 kg। kg। ठीक हो गया। जी कोई प्रॉब्लम इसमें, नहीं। कोई पूछना चाहो तो बच्चा पूछो, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर्स में आते हैं। क्लियर है ये चीज। जी अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा एक हार्ड क्वेश्चन आ जाता है, कि ऐसा क्वेश्चन जो कि हम कहते हैं कि जी ये तो समझने में बड़ा पेचीदा सा है। अब देखो आपसे कह रहे हैं इफ z is directly proportional to x and z is equals to 12 when x is equals to 3, तो आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है व्हेन z इक्वल्स टू 18। अब देखो x y पहले आता था, अब z आ गया, बच्चा कंफ्यूज हो ये z, तो इसकी परवाह नहीं करनी, आपने क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, बस बात खत्म, z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब अगर z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x करना है मैंने, तो मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने लिख देना है z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अच्छा, अब इसमें एक चीज को बेटा समझो, अगर मेरे पास होता है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, दोनों को सॉल्व करके बता रहा हूं, दोनों की वैल्यूज को देखो क्या सेम आएंगी,
अगर सेम आ रही हैं तो फिर इसका मतलब है जैसे हमने परसों किया था कि अगर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द y लिखूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द y लिखूं, या y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द x लिखूं, तो दोनों सेम होते हैं। क्या हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में भी ऐसे होता है? चलो करके देखते हैं। z इज इक्वल्स टू के एक्स हो गया, हो गया। जी। अब k की वैल्यू x यहां आ गया तो z अपॉन x हो गई, हो गई। जी। अच्छा अब जरा यहां चलते हैं, x इज इक्वल्स टू के जेड हो गया। अब ये z यहां आ गया तो x अपॉन z इज इक्वल्स टू k हो गया, हो गया। जी। अच्छा अब जरा गौर से स्टेटमेंट को समझना। लेट सपोज मुझे यहां z की वैल्यू दी गई है kx दी गई है। जी। अब यहां मैंने इस जगह जो है वो मैंने निकालनी है आपकी z की वैल्यू। तो ये x यहां से यहां चले तो यहां मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड, तो 1 अपॉन z इज इक्वल्स टू के अपॉन x हो गया, हो गया। जी। अच्छा अब अगर क्योंकि ये 1 अपॉन है तो चलो इसको भी रेसिप्रोकल कर लो, इसको भी, तो z इज इक्वल्स टू x अपॉन k आ गया, हो गया। जी। अब यहां पर x की वैल्यू, z की वैल्यू क्या थी? इस जगह पर क्या थी z की वैल्यू? 1। z की वैल्यू थी kx, kx थी ना। जी। यहां पर z की वैल्यू क्या है? x अपॉन के। x अपॉन क्या? क्या दोनों वैल्यू सेम है? नहीं। नहीं है। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखना बेटा कि अगर कहा हुआ है कि z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ये वाली इक्वेशन बनेगी, अगर कहा हुआ है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ये वाली इक्वेशन बनेगी। इनवर्सली में आप दोनों बना सकते हो, यानी अगर इनवर्सली होता ना तो z इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द x लिखो या x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द z लिखो, दोनों का आंसर सेम है। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दोनों का आंसर सेम नहीं होता। क्लियर हो गई बात? जी। अब उन्होंने कह दिया कि जी z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x है, तो आपने इक्वेशन बना दी z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब वो आपसे कह रहे हैं कि मेरा बच्चा आप कैलकुलेट करो किस चीज को, x की वैल्यू को व्हेन z इज इक्वल टू 18। तो दो ही मेथड है, या तो x में पुट कर लो, k निकाल लो। जैसे यहां z की वैल्यू कितनी है? 12 है, x 3 है, तो 12 अपॉन 3 इज इक्वल टू k, तो हो गया k की वैल्यू हो गई 4। अब इसी इक्वेशन में, ये वाली जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन में आप जी पुट कर लो अपनी k की 4 को, तो z इज इक्वल्स टू 4x हो गया। अब z जो है वो है आपके पास कितना था z? 18, तो z हो गया 18 इज इक्वल्स टू 4x, 4 यहां से यहां आ जाएगा, तो 18 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आई आपके पास x की? जी बेटा x की क्या वैल्यू आई? 4.5। 2.5, ये आंसर आ गया। 4। सर 4.5। 4.5 ठीक हो गया। जी। अच्छा अब एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये है z x, z कितना है? वो है 12, x कितना है? वो है 3, फिर z कितना है? 18, x कितना है? नहीं है मालूम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 12x इज इक्वल्स टू 18 इंटू 3, 12 वहां चला गया, x इज इक्वल्स टू 18 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। जरा कैलकुलेट करो इसका क्या आता है आंसर? 4.5। 4.5
5. 5, तो इसका भी 4.5, इसका भी 4.5। दोनों तरीके हैं, दोनों में से जो भी करना चाहो एज यू विश। जी। कोई ऐसी चीज आपको डाउटफुल हो रही है या कोई ऐसी चीज जो मुश्किल पैदा कर रही है? सर हम दोनों मेथड कर सकते हैं ना, जैसे कोई भी हमें इजी लग रहा हो तो ये हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ बिल्कुल बेटा, मैंने इसलिए आपको 3 मेथड करवाए। अगर आपको ये वाला मेथड सिंपल लग रहा है जिसमें आप इक्वेशन बना के कर रहे हो तो ये करो, नहीं है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सिंपल से सिंपल मेथड है। इस टाइप के क्वेश्चन में मैं प्रेफर करता हूं ये वाला मेथड, जी। तो ये सिंपल है। लेकिन जहां पर इक्वेशन बनाने को कहा गया हो, जैसे पहले क्वेश्चन आए थे मेक एन इक्वेशन, तो फिर 100 आउट ऑफ 100% सबसे पहले ये इक्वेशन बनेगी, उसके बाद आके काम होगा। ठीक हो गया बेटा? जी। अच्छा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, जिसमें आपसे कहा गया ईच ऑफ द फॉलोइंग y is directly proportional to the x, y is directly proportional to x। तो आपसे कह रहे हैं कॉपी एंड कंप्लीट, कॉपी एंड कंप्लीट। अब कॉपी एंड कंप्लीट नीचे जो दिया गया वो कुछ यूं दिया गया, x एंड y। अब x दिया गया 4, नीचे y कुछ नहीं है। फिर दिया गया 20, y नहीं दिया गया। फिर दिया गया 24 एंड 6, फिर y दे दिया गया 9, फिर y दे दिया गया 11, x नहीं दिया गया। लेकिन ये दो वैल्यूज दी गई हैं, तो इसके दो मेथड, जो मर्जी आपने करना। नंबर 1, सबसे पहले तो यहां ये जो स्टेटमेंट दी है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x, तो ये ले लो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो y इज इक्वल्स टू kx हो गया। अब y की वैल्यू कितनी है, 6 है, x की कितनी है, 24 है, 6 इक्वल्स टू k 24, 24 यहां आ गई तो 6 अपॉन 24 इज इक्वल्स टू k हो गया। अब 6 1 जा 6 4 जा, k की वैल्यू आ गई 1/4। अब इस इक्वेशन में पुट करो वैल्यू, तो ये है y इज इक्वल्स टू 1/4x, तो मतलब हो गया y इज इक्वल्स टू 4x/4। ये इक्वेशन बन गई आपके पास। जी। अब जहां y की वैल्यू निकालनी है तो वहां x की जगह x की वैल्यू पुट कर लो। जैसे इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए y इज इक्वल्स टू x/4 है, तो x है 4/4, तो इक्वल्स टू हो गया 1, तो ये आ गया 1 आपके पास, ये आ गया 1, सॉरी ये आ गया 1 आपके हमने पास। 4/4 क्यों लिखा? क्योंकि देखो ये x की वैल्यू 4 है यहाँ पे, जी। तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया, और अपॉन 4 तो ये तो k की वैल्यू है, क्योंकि k की वैल्यू जी। 1/4 है ना, तो 1/4 जी। को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो x/4 हो गया। जी। अच्छा, अब लेट सपोज मैं इस मेथड से नहीं कर रहा, मैं यूं कर रहा हूँ y एंड x 24 और 6। अब y x जो है वो 4 है, y नहीं है पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 24 4 जा और 6 y जा, तो अपॉन 6 हो जाएगा, यही होगा। यही होगा। जी सर। हाँ, तो इस तरह भी लेके चल सकते हो, बट बेस्ट वे ये है इस किस्म के क्वेश्चंस में कि आप इस बेस पे ना चलो, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी आपको। आपका बेस्ट वे ये है कि आप इस तरह इक्वेशन बनाओ और इक्वेशन को लेके चलो। ठीक हो गया? जी। तो इक्वेशन को लेके चलोगे तो इक्वेशन को लेके चलने में आसानी होगी। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने जी जैसे यहाँ x का पुट किया, ये आ गया, फिर x को 20 पुट करो तो y इज इक्वल्स टू x
अपॉन 4, तो x अपॉन 4 जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास, 20 अपॉन 4। 5, तो ये हो गया 5। अब ये तो ऑलरेडी दिया हुआ यहां पर आ जाएगा, तो y की वैल्यू ले लोगे 9 इज इक्वल्स टू x की x ही रह जाएगी 4 का 4, तो ये 4 यहां से यहां चल जाएगा, 9 4 जा 36, तो यहां आ गया 36। फिर y की जगह 11, तो 11 इज इक्वल्स टू x अपॉन 4, 4 यहां से यहां चला गया तो मल्टीप्लाई हो गया, 4 11 जा 44, हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। जी क्लियर है? जी। इसमें कोई तो मुश्किल लग रही है बच्चा? नहीं। कोई ऐसी चीज जो डाउटफुल लग रही है क्वेश्चंस में, मुश्किल पेश आ रही है, काम नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे? नहीं। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गया बच्चा? जी सर। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। जी। चले, इंशाल्लाह वी मीट इन नेक्स्ट क्लास, और हम फिर इसको लेके चलेंगे आगे।